नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आशा शर्मा। चलिए तो बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बांग्लादेश की खबर दिखाएंगे, जहां पर बांग्लादेश के हालातों पर भारत में चर्चा जारी है और लगातार ऑल पार्टी मीट हो रहा है। दिल्ली के अंदर संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये पूरी जानकारी यहां पर साझा की है। विदेश मंत्री ने सरकार के रुख को साफ किया है, साफ तौर पर अपनी बात को सामने रखा है, क्योंकि पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर जहां पर बैठक समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी का बयान आया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ है। सरकार संजीदगी से बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए भारत की स्थिति को कंट्रोल में करे। बैठक में टीएमसी, सपा, आरजेडी, आरएलडी तमाम नेता मौजूद रहे। विदेश मंत्री ने कहा कि हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। विदेश मंत्री ने कहा बांग्लादेश के हालातों पर हमारी पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 12-13 हजार भारतीय इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं। पहली प्रायोरिटी उनको सुरक्षित वापस लाने की। साथ ही साथ 8,000 छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई के मद्देनजर बांग्लादेश में थे, उन सबको यहां लाया गया है। बाकी बचे लोगों को लाने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हमें सरकार पर भरोसा है, हम सरकार के साथ हैं और सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ काम करे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर बांग्लादेश के हालातों पर भारत के अंदर चर्चा चल रही है। सर्वदलीय बैठक में मंत्री एस जयशंकर ने यहां पर अपनी स्थिति को पूरी तरह से सामने रखा है। बताते चले 13,000 भारतीय जो हैं वो बांग्लादेश में थे, जिसमें से करीब आप देखिए 12 से 13,000 भारतीयों को वापस लाया गया है। लेकिन अब एयरलिफ्ट करने की नौबत आ गई है, जहां पर आप देखिए स्थिति चिंताजनक फिलहाल तो बनती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन शेख हसीना ने भारत में ही यहां पर रहने का फैसला किया है या नहीं, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि अगर भारत के अंदर ही रहती हैं तो फिर किस तरह से हालात रह सकते हैं। लेकिन लंदन जाने की बात जिस तरह से कल से ही कही जा रही थी, अभी तक इस पर पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सर्वदलीय बैठक आज चली, राहुल गांधी का बड़ा बयान और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा गया कि बिल्कुल भी यहां पर जो भारतीय बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं उन पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद यहां पर सारा काम जो है वो होना चाहिए। लेकिन बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में आपने देखा था पहले किस तरह से दोस्ती और उसके बाद दुश्मनी में ये तब्दील हो जाती है, और उसके बाद ही आपने देखा बांग्लादेश के अंदर किस तरह से हालात बन गए। उनके बेटे से बातचीत हुई, उनके बेटे का साफ तौर पर यह कहना था कि बांग्लादेश में तो वापस नहीं जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी जो पॉलिटिकल करियर है वो यहां पर खत्म होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जो पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, हर बार यहां पर आप देखिए किस तरह से राजनीति पर संकट गहराया है। 1975 के तख्ता पलट में भी जो शेख हसीना है उनके पिता की मौत हो गई थी। आशा, ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ऐसे हालात भी नहीं है कि वहां पर मौजूद जो 12 से 13 भारतीय हैं उनको एयरलिफ्ट करना पड़े। साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है, राहुल गांधी ने सरकार में विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीधा सवाल किया, क्या बांग्लादेश में जो हालात बने हैं उसमें क्या विदेशी ताकतों का हाथ है। ये तमाम वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो लगातार चर्चाओं के विषय में बने हैं। साथ ही साथ विपक्ष में जो नेता मौजूद, संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता को ना बुलाना ओछी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की जब तमाम सांसदों को लेकर कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग हो रही थी तो आखिरकार आम आदमी पार्टी पर क्यों उनको नहीं बुलाया गया। बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय, भारत सरकार। चलिए तो फिलहाल ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है दिल्ली से, जहां पर इस वक्त सर्वदलीय बैठक समाप्त हो चुकी है और कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। आखिरकार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से एक सिंगल मुद्दे पर आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, देखिए कुणाल, जिस तरह की उम्मीद हम लोग जता रहे थे पहले से ही, मैं ये बात कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपोजिशन लीडर्स हैं वो अपना पूरा रुख साफ कर चुके हैं। वो लगातार इस बात तो कह रहे थे कि भारत के जो लोग वहां पर
फंसे हुए हैं, खासतौर से भारतीय जो छात्र हैं उनको किस तरह से उनकी सुरक्षा सरकार मुहैया करेगी। और राहुल गांधी लगातार मीटिंग में जोर दे रहे थे, पूछने की कोशिश कर रहे थे कि रणनीति क्या रहने वाली है भारत की, आखिर इस पर रणनीति क्या है। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वो भारत में है, आगे की प्लानिंग क्या है भारत सरकार की। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि अगर कोई ऐसा इस वक्त बयान दे दिया तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और वो कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए इस वक्त संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। और देखिए जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, भारत उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि भारतीय समुदाय की अच्छी खासी संख्या बांग्लादेश में रहती है और खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर के, जो वहां के माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, उनको लेकर के लगातार एक सवाल मीटिंग में बार बार पूछा गया कि आखिर उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया, क्योंकि भारत में उसको लेकर के एक चिंता का विषय बना हुआ है। और राहुल गांधी तो ये पूछा कि क्या इसके पीछे सब कुछ आपको विदेशी साजिश लगती है या खालदा जिया या शेख हसीना के बीच की कोई आपसी लड़ाई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा पूरा एक प्रोपेगेंडा तैयार बांग्लादेश में किया जाता है। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार, सवाल ये भी है कि जब से शेख हसीना भारत आई हैं, भारत ने शरण दी है, उसके बाद लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदू लोगों पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनका कत्लेआम करने की बात सामने आई थी। आपको नहीं लगता है कि एक तरफ शरण तो दी गई है क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, जाहिर तौर पर भारतीयों को नजर रखते हुए भी काम करने की जरूरत थी, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठा दिया कि वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उन पर कोई संकट नहीं आना चाहिए और उसके बीच में अगर बीच का रास्ता निकल सकता है तो आप काम कर सकते हैं। क्या लगता है कि वो बीच का रास्ता किस तरह से अब सरकार निकालेगी? देखिए बिल्कुल भारत की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और भारतीय एम्बेसी में वो लोग संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के उच्च आयोग और सह उच्च आयोग वहां पर गठन किया गया था और ये पहले ही कर दिया गया था जिस वक्त सरकार के वहां पर इस तरह के हालात शुरू हुआ थे और कई सारे भारतीय जो छात्र हैं उनको सरकार अब तक रेस्क्यू करके इंडिया ला भी चुकी है और ऐसे में जो बचे हुए हैं उनको लेकर के लगातार कोशिशें की जा रही है। हालांकि अभी विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हालात बहुत ज्यादा नियंत्रण में है भारत सरकार के और भारत उच्च आयोग से वहां लगातार संपर्क किया जा रहा है। दूसरा सवाल जो आपने किया है कि जो हिंदुओं पर वहां पर हमले किए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसका असर भारत में ना हो, इसलिए भारत में इस तरह की हाई लेवल मीटिंग की जरूरत है। भारत में अगर देखा जाए तो कई हिंदू धर्माचार्यों के, धर्म गुरुओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं और आज 12 बजे विश्व हिंदू परिषद ने एक बैठक कॉल की है, एक मीटिंग बुलाई है, प्रेस को भी बुलाया है, तमाम मीडिया को बुलाया गया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष आलोक कुमार वो अपनी बात रखने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य की तरफ से बयान जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भारत बिल्कुल। और ताबिश बड़ी बात यह है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने जो सीधा सरकार से सवाल किया, क्या बांग्लादेश में की हिंसा में दूसरे देश का हाथ है, ये सवाल लगातार महत्वपूर्ण उठ रहा है, क्योंकि आप और हम एज एन जर्नलिस्ट ये भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अभी इस पर बयान देना जल्दबाजी हो जाएगी कि बांग्लादेश के अंदरूनी हालातों ने बांग्लादेश को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया या इस स्थिति में लाने के पीछे कोई दूसरा मुल्क रोल अदा कर रहा था। देखिए बिल्कुल, चूंकि बार बार खबरें ये आ रही हैं और बांग्लादेश के तमाम जो नेता थे वो इस तरह के बयान पहले ही दे रहे थे और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, उनके बेटे हैं जावेद, उनकी तरफ से जो बयान आया है मीडिया में, जिसमें उन्होंने सीधा अमेरिका और पाकिस्तान को इस सबके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसलिए राहुल गांधी मीटिंग में सवाल बार बार कर रहे थे, क्या शेख हसीना के बेटे जिस सवाल को बार बार कह रहे हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये सब कुछ ISIS पाकिस्तान के इशारे पर किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ये जानने की कोशिश कर रहे थे क्या इंडिया के इंटेलिजेंस के पास कोई ऐसी सूचना अब तक आई है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है उसके लिए कोई और मुल्क जिम्मेदार है। खुलकर उन्होंने नाम मीटिंग में नहीं लिया, लेकिन भारत सरकार के इंटरपोल के जरिए यानी एजेंसीज के जरिए वो जानने की कोशिश जरूर कर रहे थे क्या पाकिस्तान या अमेरिका का नाम जो बार बार उनके बेटे ले रहे हैं, जिस तरह से पहले से ही आप देखिए भारत को नुकसान पाकिस्तान की तरफ से पहुंचाया जाता है, लेकिन अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि जिस तरह का मंजर बांग्लादेश के अंदर देखा जा रहा है वो दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पर है, क्योंकि आगजनी की घटनाएं और 28 साल के बाद जिस तरह से पहले यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ करते थे, एक लॉन्ग मार्च यहाँ हसीना की तरफ से भी, लेकिन जो खालिदा जिया है माना यह भी जा रहा है कि दुश्मनी को निकालने के लिए इस तरह से स्थिति को वहां पर क्रिएट किया गया है, पूरे हालात को पैदा किया गया है और उसके बाद इस तरह से शेख हसीना जो है वो वहां से निकली हैं।
बिल्कुल, देखिए दोनों ही सवाल बहुत अहम रहे, क्योंकि मीटिंग के अंदर तमाम अपोजिशन के लीडर थे और एक के बाद एक सवाल किया जा रहा था और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जो एजेंसियां हैं उनके पास क्या सूचना है वहां को लेकर के, क्या खालदा जिया और शेख हसीना की लड़ाई की वजह से बांग्लादेश के यह हालात हुए हैं, या भारत और बांग्लादेश के जो बहुत अच्छे संबंध है उसकी वजह से पाकिस्तान ने इस तरह की साजिश की है और बांग्लादेश में इस तरह का उपद्रव करवाया है पाकिस्तान की तरफ से, ये सब कुछ किया गया है। तो मीटिंग के अंदर जो राहुल गांधी या अपोजिशन के लीडर बार बार ये पूछ रहे थे कि आखिर ये बताइए कि इस सब के पीछे की साजिश का कुछ अब तक सरकार पता लगा पाई है, आखिर क्या वजह रही है, क्यों इस तरह की बांग्लादेश में हालात पैदा हुए। देखिए बांग्लादेश और भारत के बहुत अच्छे संबंध है और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश और भारत के इस तरह के अच्छे संबंध रहे और इसीलिए जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं चूंकि शेख हसीना को शरण भी भारत में मिलती है, तो ऐसे में सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो शक है वो पाकिस्तान की तरफ भी जाता है कि हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से एक एजेंडा जो इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है उनकी तरफ से तैयार किया गया हो और वहां पर रणनीति के तौर पर यह काम किया गया हो। और यही सवाल बार बार अपोजिशन पूछ रहा है कि आखिर भारत सरकार के पास क्या इनपुट्स हैं बांग्लादेश को लेकर के, वो कम से कम अपोजिशन लीडर्स को बिल्कुल। और ताबिश महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि शेख हसीना की मौजूदगी को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है, कब तक शेख हसीना हिंदुस्तान में रहेंगी, क्या उनको यहां से लंदन या फिनलैंड भेजा जाएगा। जानकार ये भी कह रहे कि लंदन में उनकी बहन वहां पर रहती हैं, खुद का घर है, बांग्लादेशी समुदाय के बहुत सारे लोग वहां पर हैं, तो शेख हसीना ने अपनी पहली प्रायोरिटी लंदन जाहिर की है, लेकिन लंदन से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला उनको। बिल्कुल, देखिए लंदन के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान आया है उन्होंने तो ये कह दिया है कि अभी हालात सामान्य नहीं है और हम इस पर विचार कर रहे हैं, यानी कि वो कोई ग्रीन सिग्नल उनकी तरफ से नहीं आया, वो तो विचार करने की बात कही गई। और मीटिंग में सवाल भी जरूर उठा था, देखिए ये उठाया गया था सवाल कि आखिर आगे की प्लानिंग क्या है, शेख हसीना को कब तक भारत रखना है, कब तक उनका प्रोटोकॉल रहेगा, क्या आगे भारत सरकार की प्लानिंग है वो कम से कम पता चलनी चाहिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि अभी तक इस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी भारत भी इस मसले पर अभी बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर शेख हसीना को छोड़कर आप देखिए प्लान जो है वो हिंडन में किस तरह से वापस पहुंचा है, लेकिन विमान की लोकेशन का अभी तक कोई पता फिलहाल नहीं लग पाया। लेकिन लंदन या फिनलैंड जाने की ये फिराक में हो सकता है, क्योंकि सरकार बनने के पक्ष में अमेरिका बिल्कुल भी नहीं बताई गई है। क्योंकि बताते चले कि अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान शेख हसीना के बेटे की तरफ से दिया गया है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से पनप रही थी शेख हसीना, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि बांग्लादेश इस तरह से मजबूती के साथ सामने आए, क्योंकि अमेरिका पूरा कंट्रोल बांग्लादेश के ऊपर करना चाहता है, जिसमें अब आप देखिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए नहीं दे रहा था अमेरिका को, जिसके बाद इस तरह से स्थिति जो है पनपाई गई है। ये शेख हसीना के बेटे का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि उनकी मां वहां से निकल गई है क्योंकि पॉलिटिकल करियर फिलहाल खत्म हो चुका है, और अगर ऐसा भी नहीं होता तो वो रिटायरमेंट की कगार पर थी। लेकिन इस बीच में अमेरिका पर कई तरह के सवाल यहाँ उठ जाते हैं, सीमा पर चिंता की बात जाहिर की जा रही है। कुन्ना बिल्कुल, और लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जगन्नाथ का यह स्टेटमेंट सामने आया है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं वो खतरे में हैं। भारत सरकार की जिम्मेदारी कि बांग्लादेश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन पर जुल्म ना हो। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आखिरकार किस तरह से वो अपनी रणनीतिक दबाव के तहत उन तमाम भारतीय जो वहां पर अभी हैं या फिर जो अल्पसंख्यक समाज के हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश में रहते हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि बांग्लादेश से लगातार तस्वीरें सामने आ रही जहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू समुदाय से जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, और लिहाजा जब तक ये तमाम चीजें स्थिति कंट्रोल में ही नहीं आ जाती तब तक जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन फिलहाल एस जयशंकर कह रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, हालात पूरी तरह से आप देखिए तो बांग्लादेश के हालातों पर अभी फिलहाल केंद्र सरकार की पैनी नजर है। विपक्ष भी लगातार सरकार के साथ है। कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंसा फैली है उसमें हालातों को हर तरह से कंट्रोल करने में हम भारत सरकार के साथ हैं। जो इस वक्त एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं वो भी लगातार यही उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि पहली प्रायोरिटी भारत में जो तमाम लोग हैं
उनकी सुख शांति और बांग्लादेश से किसी तरह का नुकसान भारतीयों को ना हो। तो बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर केंद्र सरकार बेहद सजग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से भी ये बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिरकार शेख हसीना की भारत में मौजूदगी को लेकर सरकार का स्टैंड क्या कुछ कह रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरह के जो हालात हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद किस तरह से पीएम हाउस जो बांग्लादेश का था, वहां पर जो तमाम उपद्रवी थे, जो हिंसा फैला रहे थे, उन्होंने किस तरह से पूरा पीएम हाउस, संसद, पार्लियामेंट, तमाम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से आगजनी हुई है। तीसरी तस्वीर दिल्ली में जो सर्वदलीय बैठक हुई है, बीती देर शाम की ये तस्वीर है। और उसके बाद आज सुबह भी ये मीटिंग हुई है, जहां पर विदेश मंत्री बांग्लादेश में जो हालात हैं उन हालातों को लेकर भारत की रणनीति क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को क्या कुछ रोल अहम अदा करने को दिया गया है, शेख हसीना की भारत में मौजूदगी, उसके बाद उनका अगला स्टैंड क्या कुछ होगा, जो तमाम भारतीय इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं कितने ले आए गए सुरक्षित, कितने वहां पर लोग जो मौजूद हैं उनको लेकर क्या कुछ स्टैंड है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग बांग्लादेश में रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भारत क्या कुछ रणनीति अपना रहा है। बढ़ानी चाहिए। बाकी स्थिति की चर्चा अंदर देखते हैं कि सरकार ने बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग, तो उसमें देखते हैं क्या क्या चर्चाएं होती है, बाहर आके आप सबको बताएंगे। फिर आप लोगों को क्या चिंता लग रही है, मतलब क्या होता है इस स्थिति में, मतलब आप लोगों को चिंता लग रही है या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा और चिंता स्वाभाविक है, भारत के लोगों को और सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी बैठक में जाते हैं, फिर देखते हैं सरकार मतलब बढ़ाने कुछ कहती हुई नजर आई हैं। और इसी बीच हम लगातार बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उन पर हम नजर बनाए हुए हैं, जहां पर आप देखिए स्थितियां किस तरह से बीती दोपहर 3 बजे के बाद से आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। पहले तस्वीरें थी कि बांग्लादेश में जो हिंसा थी वो किस तरह से पनपी, हालात क्या कुछ थे और आने वाला भविष्य क्या कुछ कहता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा चर्चा के लिए। राजेश, पिछले 24 घंटे या 12 घंटे के दरमियान जो स्थितियां उत्पन्न हुई उससे लेकर अब तक की स्थिति किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो गलत फैलाई जा रही हैं, उसके ऊपर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल हिंदू मंदिरों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर जो हमले की तस्वीरें हैं वो पुरानी हैं। कल की ऐसी कोई तस्वीर फ़िलहाल सामने नहीं आई है जिसे हम ये जोड़कर बता पाएँ कि हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया है या मंदिरों को टारगेट बनाया गया है। हाँ, जो सच्चाई है वो ये निकल के आ रही है कि खुद मंदिरों के बाहर और हिंदू मोहल्लों के बाहर मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे वो खड़े हैं और उन्होंने उनकी रक्षा की है ताकि उपद्रवी उन्हें निशाना ना बनाए। एक क्लैरिटी ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, शेख हसीना भारत आ चुकी हैं, भारत में हैं, फिनलैंड जाएंगी या वो ब्रिटेन जाएंगी, इसको लेकर सवाल है। लेकिन जब तक वो भारत में रहेंगी वो भारत के लिए भी चिंता का सबब है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के खिलाफ भावनाएं भड़की हुई हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर वो भारत में रहती हैं तो उन भावनाओं का इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ किया जा सकता है। पाकिस्तान कोशिश करेगा। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर ज्यादा समय भारत के अंदर निकालती है शेख हसीना तो वहां पर भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उन लोगों के अंदर आ सकते हैं। अब जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी ये भी है कि अभी तक फॉरेन से किसी भी कंट्री से क्लियरेंस नहीं मिल पाई है। तो अब यहाँ पर कितना समय और लगेगा और हिंडन एयरबेस के अंदर है या फिर वहां से बाहर उनको निकाला गया है, किसी होटल में रखा गया है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। मालदीव के बाद बांग्लादेश दूसरा ऐसा कंट्री था जहाँ पर इंडिया आउट अभियान जो है खालिदा जिया के बेटे ने व्यापक तौर पे चलाया था और जमाते इस्लामी का उसे समर्थन मिला था। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। और ये जो मौजूदा हालात बांग्लादेश के हैं, इसका
फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उठाना चाहती है। जमाते इस्लामी जो इस पूरे आंदोलन के पीछे मजबूती के साथ खड़ी थी, वो एक प्रकार से कट्टरवादी संगठन है, और लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश की तीसरी बड़ी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राम श्रीवास्तव के पास चलेंगे। राम जी, जिस तरह से लगातार अब सवाल ये उठ रहा है कि कितने समय के लिए इंडिया के अंदर रहेंगी, कब तक क्लियरेंस जो है वो मिलेगी, क्योंकि अभी तक क्लियरेंस ना लंदन से है ना फिनलैंड से है, जहां पर उन्होंने जाने की प्रायोरिटी जाहिर की है। लेकिन उस बीच में अमेरिका का भी नाम सामने आ गया कि किस तरह से अमेरिका ने पूरी स्थिति को खराब वहां पर कराया है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो अपनी जगह सही है कि उनके अब्बा को भी हमने राजनीतिक शरण दी थी, काफ़ी समय तक अज्ञातवास में रखा था, और इसी तरह से बीच में ये स्वयं जो खालिदा बेगम जो है यहाँ रह चुकी थी। अभी पोजीशन ये है कि खालिदा जिया को वहाँ रिलीज कर दिया गया है, जिनके की पति जिया उर रहमान वहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हुए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और उन पर चूंकि हसीना मैडम ने आरोप लगाकर उनको, उनके दोनों बेटों को जेल की सजा दी थी। यही एक कारण है कि वहाँ प्रतिद्वंद्विता दोनों पक्षों में है। इन्होंने इस जमायत इस्लाम को जो है बंद कर दिया था, बीएनपी को भी बंद कर दिया था, बांग्लादेश नेशनल पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन इस पूरे माहौल में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो मोहम्मद यूनुस नाम के व्यक्ति हैं, जिनको कि नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में मिला था। हकीकत में अभी जो सरकार फौज ने बनाई है अंतरिम, उसमें जो प्रमुख सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। मोहम्मद यूनुस के अपने कारण है हसीना मैडम से नाराजगी के, और चूंकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समूह इकट्ठित हो गया था, उन्होंने छात्रों को भड़काया। लेकिन कर्नल एसएस पठानिया सर, ये जो बयान सरकार की तरफ से जो सर्वदलीय बैठक के बाद आया कि बांग्लादेश में ऐसे हालात नहीं हैं कि जो भारतीय लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करना पड़े, जितने लोग दूतावास में हैं वो सब सुरक्षित हैं, 8000 छात्रों को सुरक्षित लाया गया है, जो बाकी 13000 भारतीय लोग जो किसी न किसी कारण से बांग्लादेश में थे उनको एक एक करके लाने का प्रयास जारी, लेकिन इमरजेंसी ऐसे हालात नहीं है कि उनको एयरलिफ्ट करना पड़े। इन तमाम स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं कि विदेश मंत्रालय जो है वो हर पल सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, और अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि टू प्रीमैच्योर टू पुल आउट द इंडियंस हुआ दे आर वेरी राइट। अभी इसमें आप हमारे पास जो मेन इश्यूज हैं, मैं एक एक करके उनके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो ये हुआ है कि अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई जाएगी, दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय द, अभी यूनिस खान आते हैं, चीफ एडवाइजर कौन आता है, उसके अंदर किन किन लोगों को लेते हैं, अवामी लीग तो आप आउट कर दीजिए, दे विल नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। दूसरा इशू जो है कि जहाँ तक हसीना मैडम का सवाल है, ये इंडिया में कितनी देर रुकेगी, और जब तक इंडिया इनको टेम्परेरी असाइलम देगा तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स कुछ हद तक मौजूद हैं वो और प्रखर होंगे। नंबर 3, आर्मी ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो कुछ डिफ्यूज करेगी, और जिन भी लोगों ने उपद्रवियों ने वायलेशन की है, प्रॉपर्टी जलाई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। तो आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक सवाल है जमात इस्लामी का, वो बैंड हो चुका है, रिजर्वेशन कोटा वाली जो चीज़ है वो पुरानी हो चुकी है। तो इस समय हमें ये देखना है कि हमारे जो हिंदू हैं वो किस हद तक वहाँ सुरक्षित हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम कैसे वहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर 2, ये जो अगर ये सिचुएशन मान लीजिए बिगड़ती है तो वो जो वहाँ के लोग जो हैं वो इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे, और हमारी जो बाउंड्री बांग्लादेश के साथ मिलती है, लेकिन कर्नल पठानिया, इज इट पॉसिबल, कर्नल पठानिया सर, इज इट पॉसिबल 13 से 14 लाख, सर आप सुन पा रहे हैं मुझे, 13 से 14 लाख हिंदुओं की आबादी है, उनको एयरलिफ्ट करना, भारत लाना, इज इट पॉसिबल सर? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जी, कि हमें जो डर है कि वहाँ की अगर रेडी गवर्नमेंट आती है और लोग जो हैं
उसके अंदर हिंदुओं का नरसंहार शुरू करते हैं, विच इज़ वेरी अनलाइकली, बिकॉज पहले अगर आप देखें जब 18% से जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही 8% आ चुकी है जी। और ये जो लोग वहाँ पे हैं इनका एक रिश्ता बन चुका है उनके अवाम के साथ। तो आप देखेंगे जैसे राजेश जी बात भी कर रहे थे कि जो लोकल लोग हैं वही इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, बिकॉज एज फार थिंग्स आर कंसर्न दे आर सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। अभी रिलीजियस परसिक्यूशन का भी एक आधार होता है, उसकी एक लिमिट होती है। तो आई हैव माय डाउट, बट आई एम वेरी श्योर कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, हमारा जो होम मंत्रालय वो एक्टिव है। मैं आपके पास आता हूं सर, मैं डॉक्टर राम के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर राम, क्या कारण है एशिया के अंदर डेमोक्रेसी धाराशाही हो रही है? भारत के पड़ोस में आप मालदीव चले जाइए, आप पाकिस्तान के अंदर चले जाइए, अफगानिस्तान में आप चले जाइए, नेपाल में, आप बांग्लादेश के अंदर, तमाम जगह पर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था ढह रही है। ये कितना चिंताजनक है भारत के लिए? ये बहुत चिंताजनक है राजेश जी। देखिएगा ये राजनीतिक अपरिपक्वता और नागरिकों में अशिक्षा, गरीबी और क्रिमिनल टेंडेंसी के कारण ये सब हो रहा है। और इसमें विशेष रोल, खास भूमिका उन लोगों की है जो राजनीति में आ गए हैं लेकिन भ्रष्ट हैं, उन पर करप्शन के बेहद चार्जेज हैं, उनके लिए देश प्रमुख नहीं है, उनका खुद का घर और परिवार ज़्यादा प्रमुख है। यही एक कारण है कि जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे म्यांमार में जाइए, चाहे आप बांग्लादेश में जाइए या पाकिस्तान में, तो सब जानते ही हैं। यही हाल जो है मालदीव में हो रहा है। वहाँ राजनीतिक परिपक्वता जब तक नागरिकों में नहीं आएगी, इस तरह की परेशानियां सदैव रहेंगी। और इतिहास भी बताता है कि इस तरह के उथल पुथल एक सामान्य घटना इन लोगों में हो गई है। राजनीतिक परिपक्वता की आवश्यकता कुछ हद तक हमारे देश में भी है और वो धीरे धीरे विकसित होगा, विकास के साथ होगा। राजेश जी, यहाँ जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, क्या भारत के वासी बांग्लादेश से प्रभावित होने वाले हैं? कतई नहीं। मेरा अपना विचार ये है कि चूंकि वहाँ की आर्मी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिसर्स के जगह जगह के नंबर दे दिए हैं, अगर कोई हिंदू या अल्पसंख्यक किसी संकट में है या मंदिर में किसी तरह का कोई आपदा आती है तो उस पर आप कांटेक्ट करिए, तुरंत वहां आदमी पहुंचे। बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है सर, लौटेंगे आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लगातार नॉन स्टॉप चर्चा बांग्लादेश के हालातों को लेकर जारी है। न्यूज रूम लाइव में आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। बांग्लादेश के जो राजनीतिक और आर्थिक हालात बने हुए, उसके बाद पिछले 24-48 घंटों में जो हिंसा की आग में पूरा बांग्लादेश झुलसता नजर आया है। पल पल की अपडेट आपके सामने। हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 14 पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या कर दी गई। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। पिछले ही 12 घंटे में $10 बिलियन की इकोनॉमी को बांग्लादेश में आग लगा दी गई। तो आरक्षण की आग से पूरा बांग्लादेश झुलसता नजर आ रहा है। अगले आदेश तक कोर्ट, रेलवे स्टेशन, बैंक, चौकियां सब बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। आशा की बड़ी अपडेट अगले आदेश के लिए। फिलहाल आप देखिए जिस तरह से कोर्ट, बैंक को बंद कर दिया गया है और आम जनता से भी अपील की गई है कि अगर कोई भी परेशानी होती है तो एडवाइजरी के तहत जो नंबर जारी किए गए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और मदद वहां पर फराहम कराई जाएगी। क्योंकि सबसे पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक के बाद हमारे 6 पड़ोसी देशों में अशांति फैल गई है। अशांति फैलने से भारत के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। हमारे 6 पड़ोसी देश हैं जहां पर अशांति अगर फैली तो आप देखिए उसका असर भारत के अंदर किस तरह से देखने को मिल सकता है। क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत के अंदर हैं, लेकिन लगातार किस तरह से अब यहाँ पर सर्वदलीय बैठक के बाद काम होगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टियां भी पूरी तरह से एकजुट होती नजर आ रही है। जहां यहाँ आपने देखा कि शशि थरूर साफ तौर पर कह रहे थे कि बहुत ही अच्छे से स्टेप जो है वो लिया गया है। बिल्कुल, और यहाँ आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए कि आखिरकार वो कौन कौन से मुल्क हैं भारत के पड़ोसी देश।
जहां पर अशांति फैली है। बांग्लादेश लगातार पिछले काफी दिन से चर्चा चल रही है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड के सामने एक उदाहरण बनी हुई है। चीन में किस तरह के हालात हैं, विस्तारवादी सोच के तहत आगे काम किया जा रहा है, वो आप देखिए। श्रीलंका को भी लगातार हमने पिछले कुछ सालों में कोलैप्स होते हुए देखा। नेपाल में हाल ही में जो प्रचंड कुमार दहल की सरकार थी वो किस तरह से बदलती नजर आई। म्यांमार में जो हालात हैं वो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हालात म्यांमार में भी बदल रहे हैं और राष्ट्रपति जो वहां के हैं वो किस तरह से आर्थिक राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। और कुछ ऐसी स्थिति मालदीव में भी नजर आ रही है, वो भी हम लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, मालदीव, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। कुछ और जानकारी आपके सामने, जहां पर पिछले 20 साल में बांग्लादेश में सत्ता पर रही थी शेख हसीना और 23 जून 1996 को वो पहली बार बांग्लादेश की पीएम बनी। 2001 से 2009 तक वो विपक्ष की नेता भी रही। 6 जनवरी 2009 को दूसरी बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी। 2014 में तीसरी बार वो बांग्लादेश की पीएम बनी। 2019 में चौथी बार पीएम बनी और उसके बाद हाल ही में 2024 में 5वीं बार फिर से वो कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन इस बार हालात बेकाबू हो गए। लेकिन उसके साथ साथ देखिए 2024 में किस तरह से मंजर रहा। सारी की सारी ये सिचुएशन खालिदा जिया के साथ मिलाकर यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि साल 1996 में जब दोबारा से चुनाव हुए तो यहाँ चुनाव में खालिदा जीती और हसीना ने इस चुनाव को भी धांधली बता दिया था। लेकिन उसके बाद फिर कार्यवाहक सरकार की निगरानी में दोबारा से चुनाव हुआ और इस बार यहाँ हसीना जीत गई और बांग्लादेश की दूसरी पहली, यहाँ पर आप देखिए महिला तो नहीं बन पाई, लेकिन पहली की जगह जब दूसरी की बार यहाँ आपने देखा जब चुनाव लड़ा तो प्रधानमंत्री बनकर सामने आ गई। लेकिन फिलहाल 2001 में फिर से खालिदा जीत गई। 2006 से 8 के बीच में दोनों बेगम जो है वो जेल में रही। 2008 में यहाँ हसीना का काल शुरू हुआ और 2011 में सत्ता के अंदर जब पहुंची तो एक फुल एक्शन के तौर पर पहुंची, जहां पर आप देखिए हसीना सरकार ने कार्यवाहक सरकार के नियम को ही खत्म कर दिया और खालिदा के जो गठबंधन है, जो सहयोगी पार्टियां रही जिसमें जमात इस्लामी का नाम रहा, बड़े नेताओं का नाम इसके अंदर रहा, उन्हें जेल भेज दिया और उसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। और अब आप देखिए स्थिति किस तरह की है। बिल्कुल, दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एस पठानिया और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव, दोनों मौजूद हैं। एस पठानिया सर, बांग्लादेश में अगर हम शेख हसीना की हम बात करें तो वो काफी समय से 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन ये जो 5वां टर्म था वो इतना आसान भी नहीं माना जा रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के दौरान ही विपक्ष के कितने सैकड़ों नेताओं को वहां पर जेल में डाल दिया गया। हालात अब भी पनपे हुए थे। क्या कोई और बेहतर तरीका था कि जो आरक्षण की आग में पूरा बांग्लादेश झुलस रहा था, उस स्थिति को वो और बेहतर ढंग से डील कर पाती? शेख हसीना ने इस पूरे इशू को बहुत बुरी तरह से, आवाज आ रही है? वो एक कहावत है, हेलो जी जी जी, she could have avoided this situation if she was little sensible। लेकिन वो पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और अगर आप बहुत समय तक पावर में बने जाते हैं तो आपके अंदर एरोगेंस आ जाती है, और जब एरोगेंस आपके पास आ जाती है तो आपके जो एडवाइजर भी हैं वो भी आपको सही एडवाइस नहीं देते। ये सिचुएशन बड़े आराम से टैकल हो सकती थी अगर वो 30% कोटा वाला जो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लीव दिया था कि गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार है कि वो उसको क्वैश कर सकते हैं, तो उसने नहीं की। ऑन द कंट्री उन्होंने एक दमन की राजनीति शुरू की, जिसमें उन्होंने सोचा होगा कि ये छोटी सी जस्ट नॉट बॉदर्ड। उसके बाद कुछ उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि अगर हम फ्रीडम फाइटर बच्चों को रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो क्या हम रजाकार के बच्चों को देंगे, तो उससे चीजें और बढ़ गई। और देखिए इसमें होता क्या है, तो हमारे पास जो सुपर पावर्स है दुनिया में, उनका शुरू से ये ट्रेंड रहा है कि अभी यूएसए ले लीजिए, अभी चाइना भी आ रहा है, चाइना इज आल्सो फॉलोइंग द सेम स्ट्रेटजी। जो छोटे छोटे नेशन हैं उनको डिस्टेबलाइज किया है, उसके अंदर उनके इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट भी होते हैं। अभी चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जो है पूरी तरह एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से इंडिया को पूरी तरह सराउंड करना चाहता है, और उसके लिए ये सारी की जो कंट्रीज की हम बात कर लें, श्रीलंका से शुरू हो जाइए, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी उसकी स्कीम का एक हिस्सा है।
और आजकल देखिए, आपको कन्वेंशनल वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है। आजकल आप साइबर वॉर और इकोनॉमिकल वॉर से ही किसी भी देश को हरा सकते हैं। और अभी देखिए, दो चीजें अगर आप देखेंगे, जो 2022 में जो श्रीलंका में प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद बांग्लादेश की प्रॉब्लम, इसके अंदर दो चीजें खुल के सामने आती हैं। वन इज फ्री वीज, जो हम मुफ्त बांटते रहते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी तबाह हो जाती है, और दूसरी है रिजर्वेशन। So we must learn lessons from these two countries and take a call which is in the interest of the nation. ठीक है, और लेकिन जहां भी डॉक्टर राम इकोनॉमिकल मेल्टडाउन हो श्रीवास्तव, अब जो जाएगा, स्थितियां बनी आपकी हुई जो है हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक बढ़ता है, लौटूंगा जाएगा, आपके पास, लेकिन डॉक्टर राम आपकी जो श्रीवास्तव, अब जो स्टूडेंट्स स्थितियां हैं बांग्लादेश की वो बनी हुई हैं, आपको क्या बोर्ड लग में रहा नहीं है? रहेंगे, और चीन उसके या फिर बाद अमेरिका जो के हाथ सिंह होने का की जो बात आर्मर है वो शेख हसीना बाहर के की बेटे कंट्री ने उसको एक्सप्लॉइट जाहिर करेंगी, की है। पॉलिटिकल पार्टी भी उसको एक्सप्लॉइट करेंगी, एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड इन बांग्लादेश। पठानिया जी, आवाज आ रही है क्या? ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आप बोल सकते हैं। कुणाल जी, यहाँ मेरे विचार में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हमको भारत के हितों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। पहली चीज तो ये है कि श्रीलंका में आम जनता ऐसे ही हुड़दंग की वहाँ के राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, लूटपाट की थी, और यही की यही हालत यहाँ बांग्लादेश में हो रही है। इससे ये पता लगता है कि एक जो मैसेज है किनका, जो गजवाए हिंद वालों ने फैलाया हुआ है कि इतनी भीड़ पैदा कर दो और एक साथ चढ़ बैठो, ये उनका गुप्त मैसेज है जो हमारी एजेंसियों ने भी पकड़ा है। तो ये एक बड़ा खतरनाक अप्रोच है। दो जगह इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। हमको उन स्लीपर सेल पर अभी ध्यान देना पड़ेगा जो इस तरह का आतंकवाद हमारे देश में ही फैला रहे हैं, और चंद लोग राजनीतिक लाभ के पीछे इन लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। हमको श्रीलंका और बांग्लादेश की घटनाओं से शिक्षा लेकर सबसे पहले हमारी आंतरिक सुरक्षा बहुत मजबूत करना पड़ेगी, और इस तरह की कोई दुर्घटना भविष्य में हमारे देश में किसी कारण से ना हो। मैं पठानिया साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को या राजनीति में आए हुए लोगों को, किसी भी पार्टी के हों, वो सोच समझकर स्टेटमेंट देना चाहिए। काश हसीना बेगम ने अगर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो उनके विद्रोहियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेश के अंदर श्रीराम क्या लगता है आपको, कट्टरवाद बन गया? क्योंकि कट्टरवाद के खिलाफ ही शेख हसीना पूरी तरह से काम कर रही थी, और अब अगर दोबारा से सत्ता के अंदर यहाँ पर खालिदा जिया आती हैं, या फिर जिस तरह से जियाउर रहमान सैनिक शासन में वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 73 साल की जब खालिदा की जो पार्टी थी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कट्टरवाद को एक तरफ वो खत्म कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर अगर दोबारा से प्रधानमंत्री के पद पर वो आती है तो कट्टरवाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ता है तो इसका सीधा असर किन किन देशों के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि चाइना है, उसके साथ साथ आप देखिए अमेरिका का भी नाम आ रहा है, पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। देखिए, हर देशों के अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना का अपना इंटरेस्ट है, वो राजनीतिक लाभ तो लेना ही चाहता है, सीमा का विस्तार करना ही चाहता है, और सक्षम देशों को डाउन करना चाहता है। उनका दुश्मन नंबर 1 अमेरिका है, दुश्मन नंबर 2 भारत है। क्यों? भारत जिस तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और रक्षा क्षेत्र में खासकर वो कर रहा है, चाइना को कभी पसंद नहीं है। लेकिन 3 फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर तो ये है कि कट्टरवाद के प्रश्रय देने वाले खालिदा बेगम जो है, अगर वो आ जाती हैं, खालिदा जिया, तो आप ये मान के चलिए वो तो इतनी बीमार है, वो तो आ नहीं सकती हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को आगे कर दिया है, तो अब ये पक्का है कि वो सब आईएसआई के हाथ के खिलौने हैं। वो आईएसआई जो है तालिबान और आतंकवादियों से बिका हुआ है। दूसरी चीज जो है, अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ सिर्फ ये है कि चीन आगे ना बढ़ सके, इसके लिए वो भारत की जो कूटनीति है उसको सहयोग देगा और दे भी रहा है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है चीन का है। चीन का सबसे बड़ा इंटरेस्ट वहां पर है कि जो 17 उनके यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं चीन में, उन्होंने अरबों डॉलर उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। जिस तरह से उसने पाकिस्तान को अपने ग्रिप में लिया है, म्यांमार को अपने ग्रिप में लिया है, बांग्लादेश को भी पूरी तरह से वो हजम करना चाहता है ड्रैगन, और उसके लिए वो 99 ईयर्स की लीज पर दक्षिण वहां पर अरब बंगाल की खाड़ी में मौजूद कुछ द्वीपों को हड़पना चाहता है, जिससे कि वहां अपना मिलिट्री बेस बना सके। और वो बेस अगर वो बना लेता है
तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक खतरे की घंटी ठीक होगी। है, लेकिन पठानिया सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी पूरे बांग्लादेश बॉर्डर, जो इंडिया के तमाम स्टेट से लगता है कि वहां से कोई भी लोग भारत में ना एंटर कर जाएं, क्योंकि भारत बांग्लादेश के हालात के बाद वहां से लोग भागना चाह रहे हैं। लगातार वहां पर जो स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर चाहे विपक्ष हो या सरकार हो या फिर राज्य सरकारें जो उस इलाके से जुड़ती हैं, वो सब चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि एक भी व्यक्ति वहां से यहां पर ना घुस जाए। देखिए, इस समय भारत के सामने दो चुनौती हैं बांग्लादेश को लेकर। नंबर 1 ये है कि मान लीजिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है जिसको आप रेडिकलाइज बोलते हैं या कट्टर बोलते हैं, और वो एंटी इंडिया स्टांस जो है वो अख्तियार कर लेती है किसी भी वजह से। जैसे चाइना सपोर्ट, चाइना की डेप्थ डिप्लोमेसी, फेवर फ्रॉम चाइना। चाइना जो है वो लीडर्स को खरीदता भी है, वो जनरल्स को भी खरीदता है, पॉलिटिकल लीडर को भी खरीदता है, उसके पास पैसे हैं। अगर वो चुनौती उभर के सामने आती है तो फिर हमें बांग्लादेश के साथ जो हमारा तकरीबन 4000 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसको हमें डिफेंड करना पड़ेगा। उसके लिए ट्रुप की जरूरत होगी, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है तो फिर बीएसएफ से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू डिप्लॉय द आर्मी, और आर्मी हमारे पास कहाँ है? बिकॉज चाइना पाकिस्तान का जो कंबाइंड थ्रेट है तो उसमें फिर तीसरा फैक्टर इनके ऊपर के सामने आता है। और दूसरी जो चुनौती है ये है कि अभी भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अभी भी बांग्लादेश में जो इन्फ्लक्स हो रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का, वो अभी भी जारी है। अभी एक और थ्रेट ओवर के सामने आता है कि बांग्लादेश ने जब शेख हसीना के टाइम में लाखों की संख्या में रोहिंग्या को वहाँ पे सेटल किया हुआ है, तो मान लीजिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और एक एक्सोडस हमारी तरफ बढ़ता है, तो उस बड़ी तादाद में लोगों को आप कैसे रोक पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। और चाइना का ये बहुत क्लियर है कि दे वांट टू ब्लीड इंडिया इकोनॉमिकली, बिकॉज अगर इकोनॉमिकली ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जब से बांग्लादेश में हालात बने उसके बाद। पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हुए, कई ऐसे स्टूडेंट थे जो मेडिकल या फिर स्टूडेंट वीजा के तौर पर। सर लौटूंगा आपके पास, बड़ी खबर गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर हलचल बड़ी है। 2 वीवीआईपी गाड़ियां हिंडन एयरबेस पहुंची हैं, कई अधिकारी भी आसपास नजर आ रहे हैं। तो हिंडन एयरबेस वही स्थान जहां पर ढाका से निकलकर हसीना पहुंची थी भारत, और उसके बाद वो वहीं पर थी, और अब वहां से जो बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान था वो वापस लौट गया। लेकिन अब 2 से 3 वीवीआईपी गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, उसके बाद अधिकारियों की भी मौजूदगी नजर आ रही है। हलचल वहां पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, महत्वपूर्ण सवाल, पश्चिम बंगाल में 1-2 जगह ऐसी हैं जहां पर प्रोटेस्ट होते हुए नजर आए, और ये वो लोग थे जो स्टूडेंट वीजा पर या फिर किसी अन्य वीजा पर हिंदुस्तान आए थे, और अब ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे जब तक बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं हो जाते। हमारे स्टूडेंट वीजा की अवधि को बढ़ाया जाए, हमारी सुरक्षा, हमारा रहने खाने पीने का इंतजाम भी भारत ही करे। ये उनकी जो मांग है राजनीतिक हलचलों के कारण है, और मेरा ख्याल है बांग्लादेश की राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर इसका कुछ ना कुछ निदान कर देगी। लेकिन कुणाल जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो लग रही है वो ये, इस समय हमारी नौसेना को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में एक कॉर्डन अप कर दे बांग्लादेश के जल सीमा के बाहर रहकर, जिससे कि पाकिस्तान से कोई भी मदद, हथियारों की मदद या और स्मगलिंग की मदद बांग्लादेश ना पहुंच सके, क्योंकि पाकिस्तान इस हरकत का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और निश्चित रूप से आतंकवादियों के उस गिरोहों को यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिससे कि सिचुएशन और भड़क जाए। रहा सवाल बांग्लादेश की आर्मी का, वो आंतरिक सुरक्षा में अभ्यस्त हो गई है, फ्रंट पर जाकर तो लड़ने से नहीं रही है, लेकिन ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी बन जाती है कि हम बांग्लादेश की समुद्री सीमा की सुरक्षा हमारी नौसेना को करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का कोई इन्फिल्ट्रेशन वहां पर न हो सके, हथियार ना भेज सके, आतंकवादी ना भेज सके। मेरे ख्याल से सरकार कर्नल पठानिया, ठीक है डॉक्टर राम, कर्नल पठानिया, जिस तरह से एक तो बॉर्डर्स पर तैनाती करने की जरूरत थी, उस पर नजर रखने की जरूरत थी, दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस की तरफ देखते हैं, आप तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस के लिहाज से देखें तो आप देखिए वित्त वर्ष 23 में बांग्लादेश को भारत का जो निर्यात हुआ था 10.63 बिलियन डॉलर रहा,
जो भारत का निर्यात है, अब उसमें कुल निर्यात का जो हिस्सा रहा वो 2.6% रहा। अब इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान भारत से बांग्लादेश का जो आयात है वो कुल $1.86 बिलियन रहा, जो भारत का कुल आयात 0.28% रहा। अब जिस तरह से हालात बांग्लादेश के अंदर बने हुए हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना भारत के अंदर है, क्या लगता है कि इस पर कितना असर अब आने वाले समय में पड़ सकता है? क्योंकि सिक्योरिटी तो एक चैलेंज बनी हुई है, दूसरी तरफ बिजनेस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट है और अपने आप को बिजली भी सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ इनकम हो रही है। दूसरा ये है कि जैसे श्रीलंका को जब वहाँ पे क्राइसिस आई थी तो भारत ने उनको एक पैकेज दिया था, बेल आउट पैकेज। इस समय में जो बांग्लादेश की सिचुएशन है वो ये है कि अभी जैसे आपने बोला $10 बिलियन का उनको नुकसान होगा, ये और बढ़ेगा तो इकोनॉमिकली बांग्लादेश विल स्टार्ट सिंकिंग। अभी उसके पास ऑप्शन क्या है? एक तो अपना जो रुख है वो इंडिया की तरफ एनिमिटी का रखता है, या दूसरा वो एक बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं, ना इधर ना उधर, एंड दे होप दैट इंडिया विल बेल देम आउट एज ए एल्डर ब्रदर फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस व्हिच दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू। और इंडिया को भी ये चाहिए इस समय कि अपनी जो विदेश नीति है, डिप्लोमेसी को इस हद तक आगे बढ़ाए कि बांग्लादेश जो है किसी भी हालत में चाइना के पाले में जाके ना बैठ जाए, क्योंकि दैट विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर नेशन एंड आवर सिक्योरिटी। ठीक है, इकोनॉमी एक तरफ चलती है, नेशनल सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, एंड वी हैव टू सी आवर जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिकल। क्योंकि कर्नल पठानिया जिस तरह से लौटेंगे, लेकिन सीधे रुक करते हैं गाजियाबाद की तरफ। नितिन राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या कुछ गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? खबरें हैं कि वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता नजर आ रहा है, कई गाड़ियां पहुंची, अधिकारी नजर आ रहे हैं। नितिन, तो लगता है कि तकनीकी कारणों से फिलहाल संपर्क टूटा है। ठीक है, कर्नल एस एस पठानिया सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा था कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, बांग्लादेश को अपने देखते हैं, और उसके अंदर ये जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल, ये सारी चीज़ें हम पे बहुत ज़्यादा लागू होती हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही ये क्राइसिस डिफ्यूज हो जाते हैं तो हम बांग्लादेश के साथ बैठ के कुछ मीटिंगों का दौर करें, जिसमें वो दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है, एंड वी स्टार्ट लिविंग एज ए गुड नेबर्स, हेल्पिंग ईच अदर। कर्नल पठानिया, जिस तरह से 5 राज्यों से जो सीमा है बांग्लादेश की वो होकर गुजरती है, 4096 किलोमीटर का ये पूरा एरिया बताया गया है, जिस पर अब चौकसी बरतने की बात कही गई। ऑल पार्टी मीट हुआ, लेकिन सबसे पहले ये कहा गया कि भारतीयों को नुकसान नहीं होना चाहिए बांग्लादेश के अंदर, जिसमें आप देखिए अगर हम असम को लेकर चलते हैं, मेघालय है, मिजोरम है, यहाँ पर भी मैदानी इलाकों के अंदर पूरी तरह से जांच को बढ़ा दिया गया है, वहां पर तैनाती को बढ़ाया गया है। लेकिन एक लगता नहीं है कि सिचुएशन बहुत ही पैनिक क्रिएट हो सकती है अगर हालात सही नहीं होते हैं जल्द से जल्द बांग्लादेश के अंदर? देखिए, दैट विल बी ह्यूज प्रॉब्लम अगर बांग्लादेश की आर्मी या उनकी इंटरी गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर इस सिचुएशन को डिफीट कर पाती है और हालात बदतर हो जाते हैं, तो उस हालत में ये जो 5 प्रदेश है हमारे पास, असम ले लीजिए, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके अंदर जो है लीगल इमिग्रेंट्स वो आएंगे, इसके अंदर रोहिंग्या भी शामिल होंगे, इसके अंदर बांग्लादेशी भी शामिल होंगे। अब कुछ शूट तो कर नहीं सकते, ओनली थिंग इज यू मे मेक सर्टेन सेटलमेंट एंड डू द स्क्रूटिनी। तो उसके लिए हमें पूरी तरह से सजग रहना पड़ेगा। मैं तो इस हद तक कहूँगा कि अगर एडिशनल ट्रूप्स की जरूरत है, बिकॉज इस समय इंडिया के सामने भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, तो बाकी जगह से जहाँ पे शांति है वहाँ से एडिशनल ट्रूप्स निकाली जाएं, इन 5 राज्यों के अंदर लगाए जाएं। लेकिन एक छोटा सा सवाल का जवाब, उसके बाद फिर आप लोगों का धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, अब आने वाला सफर बांग्लादेश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण, कितना मुश्किल भरा होगा? आगे आने वाला समय बांग्लादेश के लिए राजनीतिक अस्थिरता के चलते हुए काफी खतरनाक सिद्ध होगा और वो आर्थिक रूप से जर्जर हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी जो आय है वो है टेक्सटाइल की, और 3500 टेक्सटाइल मिल जो कि इस समय विदेशों में
माल सप्लाई करके बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़े का व्यापार आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो पूरी तरह बंद हो गया और इन आतंकवादियों ने वहां पर कुछ मिलों में आग भी लगा दी है। इससे ये प्रमाणित होता है कि भविष्य में अगर आर्मी ने सख्त डिसीजन नहीं लिया, दंगाइयों को शूट एट साइट का आदेश पालन कराने के लिए मजबूर नहीं किया और इसी तरह लचीला स्टेटमेंट रखा, उनका व्यवहार रहा, तो निश्चित रूप से स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक हफ्ते के भीतर भीतर वहाँ अमन और शांति स्थापित हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बड़ी खबर, शेख हसीना को छोड़कर उनका विमान वापस लौटा है। हिंडन एयरबेस से विमान वापस लौट चुका है। नितिन राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे गाजियाबाद से। नितिन, ताजा अपडेट साझा कीजिए। सबकी निगाहें गाजियाबाद पर जा टिकी हैं, जहां पर मौजूद हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना थी कुछ समय पहले और अभी वीवीआईपी मूवमेंट्स भी हैं और उनका विमान अब वापस लौट चुका है ढाका की तरफ। देखिए, कल देर शाम 5:30 बजे जब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की हैं, उनका विमान C-130J जब हिंडन एयरबेस पे उतरता है तो सारी अटकलें को विराम लगा दिया जाता है कि शेख हसीना बांग्लादेश से कहीं गई। वो भारत में आई और भारत में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे उनका विमान उतरा और कल शाम 5:30 बजे से वो हिंडन एयरबेस के ही सेफ हाउस में वो मौजूद है। लगातार वीवीआईपी मूवमेंट गाजियाबाद में हो रहा है। इस हिंडन एयरबेस में कल एनएसए अजीत डोभाल लगभग 1 घंटे प्रधानमंत्री शेख हसीना से उन्होंने बात की और बांग्लादेश की इस ताजा स्थिति के बारे में उससे चर्चा हुई। उसके ये बताइए कि जिस तरह से हिंडन एयरबेस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, गेस्ट हाउस के अंदर है, वहां से शिफ्ट करने की कोई जानकारी सामने आई है या फिलहाल अभी वहीं पर रहेंगी? क्योंकि अभी तक आप देखिए कोई भी क्लीन चिट जो है ना तो लंदन से आई है ना तो फिनलैंड से आई है। देखिए, लगातार शेख हसीना के जो जानकार हैं और जो शुभचिंतक हैं वो लगातार प्रयास लगा रहे हैं कि शेख हसीना इंग्लैंड जा सकती हैं या फिनलैंड, पर लगातार अभी तक उनको कहीं से भी क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के ही सेफ हाउस में अभी भी मौजूद हैं और लगातार इस सारी स्थिति पे निगाह बनाई हुई है। साथ ही भारत सरकार से उनकी लगातार बातचीत चल रही है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लगातार जो एनएसए है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस पूरी स्थिति पे निगाह बनाए हुए हैं। खुद लगातार 1 से 1.5 घंटे कल दिल्ली में बैठक हुई जिसमें बांग्लादेश के हिंसा के बीच पीएम के सेफ हाउस में मुलाकात की गई, जहां पर विभागीय मंत्रियों ने उससे बात की, जिसमें खुद अजीत डोभाल भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री बांग्लादेश शेख हसीना से हिंडन एयरबेस से बात की थी और इसकी सारी स्थिति का जायजा प्रधानमंत्री को अवगत कराया और लगातार स्थिति बनी हुई है। लगातार हिंडन एयरबेस पे नितिन, जिस तरह से अजीत डोभाल से मुलाकात हुई है, लेकिन मूवमेंट आज भी देखी गई है, वीवीआईपी मूवमेंट देखी गई है, कुछ गाड़ियां अंदर गई हैं एयरबेस के, कौन आला अधिकारी रहे हैं, किनसे अभी यहाँ पर बातचीत हुई है, कोई वो जानकारी अंदर से बाहर आ पाई है? देखिए, कोई बात करने के लिए अभी तक कोई मौजूद नहीं है, बस हमारे सूत्रों ने बताया है कि सेना के जो आला अधिकारी हैं और जो एनएसए के आला अधिकारी हैं वो लगातार शेख हसीना के संपर्क में है और खुद गृह मंत्रालय की टीम भी लगातार वहां गई है और कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को बिल्कुल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे ही रखा जाएगा या उनका इंग्लैंड या किसी और देश के लिए मूवमेंट होगा। शुक्रिया आपका नितिन, हमारे साथ सीधे गाजियाबाद से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट तमाम दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी है।